हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार टीआरई जिसमें आप 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या फिर आप कहें डी ट्रिपल एसपी, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लास्ट में अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सहयोग और सपोर्ट से आपका ये अपना नॉलेज कॉर्नर परिवार बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न में, या आप जिसे थ्योरी क्लासेस कह सकते हैं, थ्योरी क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बिल्कुल पेड बैच की तरह। बस आपको करना क्या है, इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी दोस्तों सभी रिश्तेदारों में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी नोटिफिकेशन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले हर प्लेटफॉर्म की तुलना में सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। और हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी बॉटनी की क्लासेस के साथ साथ जीएस की क्लासेस भी अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से कराई जा रही हैं, आप उनसे भी जरूर जुड़ें। टाइम को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किसके हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एडॉप्टिव एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। संस्तृत विकास, अनुकूलित रेडिएशन या फिर समांतर विकास का, या इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियन किसके उदाहरण हैं? यहाँ पे जो इसका सही जवाब होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो हैं ये संस्कृत यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एडॉप्टिव रेडिएशन दोनों के ही एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका सही जवाब होना चाहिए था ऑल ऑफ एबव। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीजीटी 2018 और 2022 में आया हुआ है। एग्जामिनर के द्वारा इसको जो है स्टार मार्क दिया गया था, यानी इस नंबर का क्वेश्चन जो है, इस नंबर का जो मार्क है वो सबको मिला था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अनुकूलित रेडिएशन ये क्या होती है? तो अनुकूलित रेडिएशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव बहुत तेजी से अपने पैतृक प्रजाति से नए रूपों में अधिकता करते हैं, यानी कि जीव जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए और बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आ स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। वे जातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? बायो स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज या फिर सिबलिंग स्पीसीज। बायो प्रजातियां, एलोपैट्रिक प्रजातियां, सिम्पैट्रिक प्रजातियां या फिर सिबलिंग प्रजातियां। वे जातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोपैट्रिक स्पीसीज। वे जातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक प्रजातियां कहते हैं। अगर बात करें एलोपैट्रिक प्रजातियां की, तो एलोपैट्रिक प्रजाति में पैतृक आबादी के समूह भौगोलिक अलगाव की अवधि के कारण अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते हैं। एक भौगोलिक परिवर्तन जनसंख्या के सदस्यों को एक से अधिक समूहों में विभाजित करता है। वहीं पे अगर हम बात करें सिम्पैट्रिक प्रजातियों की, तो इसमें एक ही पैतृक आबादी के समूह बिना किसी भौगोलिक अलगाव के अलग अलग प्रजातियों में विकसित करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग साम्यता प्रभावित करता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, किसको प्रभावित करता है, किसको अफेक्टेड करता है? ऑप्शन है पहला म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के द्वारा, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण के द्वारा, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, या फिर बोथ या दोनों। सही जवाब हो जाएगा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ। ओके, यदि कोई जनसंख्या हार्डी वेनबर्ग संतुलन नामक अवस्था में है तो एलील्स की आवृत्ति या जीन संस्करण और जीनोटाइप या फिर एलील्स के सेट उस जनसंख्या में पीढ़ियों में सामान्य रहेंगे, ठीक। और ये दोनों को ही प्रभावित करता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के 5 प्रभाव होते हैं, जिनमें से 2 आपको मिल गया म्यूटेशन और दूसरा आपको मिल गया प्राकृतिक वरण।
इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो यौन प्रजनन के दौरान पुनर्संयोजन, आनुवांशिक बहाव, जीन प्रवसन यानी जिसे जीन प्रवाह कहा जाता है, ये तीनों भी शामिल हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हार्डी बेनबर्ग साम्यता में कितने प्रभाव शामिल हैं, तो 5 प्रभाव। कौन कौन से? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, यौन प्रजनन के दौरान पुनर्संयोजन, आनुवांशिक बहाव, जीन प्रवासन यानी जीन प्रवाह और प्राकृतिक चयन। इसलिए हार्डी बेनबर्ग संतुलन प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन और आनुवांशिक बहाव से प्रभावित होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है? पहला है वांछित गुणों का जनन यानी कि एक्विजिशन ऑफ डिजायर कैरेक्टर। दूसरा डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन यानी संशोधन युक्त संतानें। स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन अस्तित्व की लड़ाई। लाइक वी गेट लाइक अपने जैसी संतान उत्पत्ति यानी अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। संशोधन युक्त संतानें जो हैं ये विकास की सर्वोत्तम परिभाषा होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संशोधन युक्त संतानें। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा माता पिता के द्वारा जो बच्चा आ रहा है, जो उनकी संतान आ रही है, वो कैसा हो, पहले की अपेक्षा थोड़ा डेवलप हो, थोड़ा संशोधित हो, थोड़ा विकसित हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस सिद्धांत में परीक्षण करने का पहला सफल प्रयास की जैव अणुओं के अग्रदूत को अनुमानित आदिम पृथ्वी की स्थिति के तहत अजैविक रूप से संश्लेषित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया गया है? यानी कि एक सिद्धांत है, उसमें एक परीक्षण किया गया कि जैव अणुओं के अग्रदूत को अनुमानित आदिम पृथ्वी की स्थिति के तहत अजैविक रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। पूछा जा रहा है ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 वैज्ञानिक के नाम दिए हैं। पहला है डार्विन, हक्सली, मिलर या फिर ओपेरिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलर। ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये ओपेरिन के द्वारा दिया गया था। प्रतिपादित की गई थी जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ओपेरिन ने। लेकिन मिलर द्वारा प्रयोग कर इसे पुष्ट किया गया। मिलर ने अपने प्रयोगों में 2:1:2 के अनुपात में HCS3 यानी मीथेन, NH2 और S2 इसके अलावा जल वाष्प का भी प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी मिलर हो जाएगा। अगला, मानव कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल इज नॉट, कैसा नहीं होता है? नेकेड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होता है, या ऑफ पेरेंटल वर्जिन पैतृक उत्पत्ति का नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये नग्न होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, लेकिन ये पैतृक से उत्पत्ति नहीं होती है इसकी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 37 प्रकार के जीन्स होते हैं जो समान माइटोकॉन्ड्रियल कार्यात्मक के लिए आवश्यक है। मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में लगभग 1,65,000 क्षार युग्म जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? 1,65,000 क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल की जो उत्पत्ति होती है ये पैतृक से नहीं, पेरेंटल से नहीं, बल्कि मैटरनल से उत्पत्ति होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जीन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 37 टाइप के जीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगर इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मैटरनल से होती है, यानी मातृक कोशिकाओं से होती है। अगला, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है। पहला है ऑन्टोजेनी, पैलियोजेनी, एसेंट्री या फिर पैलियोंटोलॉजी। किसी जीव के विकासवाद इतिहास किसके नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा जाति वृत्त यानी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी द्वारा किसी जीव के विकासवाद इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में आनुवंशिकी या फिर फाइलोजेनेटिक्स जीवों के बीच के क्रम विकास के संबंध में अध्ययन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हों, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये सारे एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ एवर, धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु कौन सा था? ऑस्ट्रिकोडर्म,
सिफेलोकोडर्म, यूरोकॉर्डेट्स या फिर फेलोकोडर्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेकोडर्म। धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु ऑस्ट्रेकोडर्म था। यह विलुप्त बिना जबड़े वाला आदिम मछली का वर्ग था। इसका आर्म्स बोनी प्लेट से ढका होता था। इसके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन स्टेट में देखने को मिले हैं। ठीक, पहला कौन सा वर्टिब्रेट था? तो ऑस्ट्रेकोडर्म था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये मछली के अंतर्गत आता था। अगला, जीवित जीवाश्म का एक उदाहरण है। जीवित जीवाश्म का उदाहरण कौन सा है? जीवित जीवाश्म यानी कि जो अब बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बिना किसी परिवर्तन के उसमें लाखों करोड़ों वर्षों से उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज ना देखने को मिला हो, उसे जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। पहला है आर्क्योपेट्रिक्स। तो आर्क्योपेट्रिक्स होगा नहीं, क्योंकि आर्क्योपेट्रिक्स जो होता है ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। उसके अलावा यूरोमेस्ट्रिक्स, तो यूरोमेस्ट्रिक्स को सैंड लिजर्ड कहते हैं, क्योंकि ये बालू में इसका जो वास स्थान होता है, रहने का जो स्थान होता है वो बालू होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा लैटिमेरिया। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लैटिमेरिया एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक में सभी समजात अंग शामिल हैं? किसमें एक, कौन सा एक है जिसमें सभी समजात अंग शामिल है? पहला है मेढक के अग्रपैर, पक्षी के पंख और खरगोश के अग्रपैर। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। आगे आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन पहला ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। होमोलॉगस आर्गन जो है वो इन तीनों में पाए जाते हैं। होमोलॉगस आर्गन क्या होते हैं? तो ये वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति व संरचना में समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ऐसे अंगों को होमोलॉगस आर्गन कहते हैं। जैसे मेढक का 4 लिम्स हो गया, पक्षी का पंख और खरगोश का जो आगे वाला पैर है, ये जो होते हैं उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समजातीय संरचना है। समजातीय संरचना कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा उत्पत्ति और संरचना में समान हो, लेकिन कार्य भिन्न हो, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। पहला दिया है सिलेरली मसल्स ऑफ आइज, हेयर ऑन द चेस्ट ऑफ मैन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। तो देखिए कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, उसके लिए जानना पड़ेगा कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका हमारे शरीर में बहुत पहले कोई यूज़ होता था, लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आँख की मांसपेशियाँ की सिलियरली जो है, यानी सिलियरली मसल्स जो है आइज़ की, क्या ये कोई कार्य करती हैं? बिल्कुल करती हैं। ये आँख को सिकोड़ने और फैलाने का कार्य करती हैं, इसलिए ये अवशेषी अंग नहीं है। पहला तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया कि आँख की सिलियरली मांसपेशियाँ मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। स्पेंसरी लिगामेंट के साथ यह लेंस की स्थिति में रहता है, यानी लेंस को बटोरने और सिकोड़ने और फैलाने का कार्य करता है। मनुष्य के, ह्यूमन के चेस्ट पर पाए जाने वाला हेयर का कोई काम नहीं, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं, कर्णपिन्ना की मांसपेशियों का भी कोई कार्य नहीं। कर्णपिन्ना क्या? जो हमारे ऊपर वाला कान है, जो ऊपर है, ये कर्णपिन्ना के नाम से जाना जाता है, इसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन इस प्रकार क्रियाशील जानवरों द्वारा ध्वनि कंपन एकत्रित करती हैं, यही कर्णपिन्ना की मांसपेशियां, लेकिन स्तनधारियों में इसका कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ईयर पिन्ना, कर्ड पिन्ना, मतलब ईयर पिन्ना को ही कर्ड पिन्ना के नाम से जाना जाता है। ये मांसपेशियां मनुष्य में अवशेषी अंग है, स्तनपायी में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्रियाशील जानवरों द्वारा ध्वनि कंपन एकत्रित करती हैं ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक मानव अवशेषी अंग नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पे अवशेषी अंग नहीं है। पहला है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल, वर्मीफॉर अपेंडिक्स, कॉक्सिक या फिर एपिग्लॉटिस। कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो ये तीनों अवशेषी अंग हैं। जो नहीं है वो है एपिग्लॉटिस, इसे कंठ ढक्कन के नाम से जाना जाता है। ये अवशेषी अंग नहीं है। अगर ये नहीं होता तो हमारी श्वास नली और भोजन नली दोनों एक ही हो जाती। हमारी श्वास नली और भोजन नली, यानी कि फूड पाइप और रिस्पिरेटरी पाइप, ये दोनों एपिग्लॉटिस के एक ढक्कन से ढकी होती हैं, और यही एपिग्लॉटिस निश्चय करता है कि कौन सा भोजन इसमें जाना है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाना है। ठीक है, कॉक्सिक, वर्मीफॉर अपेंडिक्स और इसके अलावा बात करें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की, ये तीनों अवशोषी अंग के अंतर्गत आती हैं।
सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीएस, पीजीटी और टीजीटी तीनों में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या ये होमोलॉगस होते हैं, एनालॉगस होते हैं, यूरेटरल होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं? वेस्टिजियल तो होंगे नहीं क्योंकि पंखों का कार्य होता है। चौथा तो अपने आप गलत हो गया। पहला है होमोलॉगस। होमोलॉगस में मैंने बताया था कि संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य अलग हो। तो तितली, पक्षी और चमगादड़ का एक ही कार्य नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा समवृत्ति यानी एनालॉगस। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। जो अंग उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान होता है उन्हीं को एनालॉगस कहते हैं। और समलॉगस में क्या था, होमोलॉगस में क्या था? तो उत्पत्ति और कार्य दोनों में ही उत्पत्ति और कार्य दोनों में ही समान थे, तो वो होमोलॉगस हो गया था। लेकिन यहाँ उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान हो, वो एनालॉगस कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप में से हर एक के कमेंट का मेरे द्वारा पर्सनली रिप्लाई किया जाता है हमारे चैनल पे, या आपका अपना परिवार है, कोई भी बात बेझिझक आप अपनी क्वेश्चन को, अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ हर वीडियो में जुड़े हुए हैं, जिनमें से हम आपको बता दें नीलम जी हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, अपनी बात को रखते हैं और मेरे द्वारा उनके हर प्रॉब्लम को कंटिन्यू सॉल्व भी किया जाता है। नीलम जी, इसके पहले की वीडियो में आपने कहा था कि वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए, तो आपको बता दें जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया था, इसलिए आगे बड़ा बनाने का कोई मतलब चांस ही नहीं था, कोई तुक भी नहीं बनता था, इसलिए उसको उतने मिनट में ख़त्म कर दिया गया। बाकी सारे वीडियो आपको अच्छे खासे टाइम में आई होप मिल रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा उर्मिला देवी जी कमेंट करती हैं, यशी श्रीवास्तव, शोमा अजय, यशी श्रीवास्तव, नीलम यादव, नीलम यादव, नीलम यादव, नीलम यादव, इन सब, हरी गौतम, इसके अलावा खुशबू पांडे, BWU, इसके अलावा मनु अंसारी, भारती सिंह, ये लोग हमारे चैनल को, अपने इस परिवार को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप इसी तरह आप लोग भी कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने नाम को नेक्स्ट वीडियो में बोलने का मौका हमें ज़रूर देंगे। ठीक है, ये वाला हो गया था क्या? चलिए अच्छा देख लेते हैं। इनमें से कौन सा समवृत्त अंग है? समवृत्त अंग में हम लोगों ने देखा कि वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, इसी को समवृत्त यानी एनालॉगस कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है एनालॉगस अंग कौन सा है इसमें से? इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। कीटों के पंख और पक्षी के पर, फेदर ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ये दोनों जो होते हैं समवृत्त अंग यानी एनालॉगस होते हैं। इनका जो है उत्पत्ति जो है वो भिन्न होता है लेकिन दोनों का कार्य एक ही है, उड़ने का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में पंख तथा पक्षी में पंख किसके उदाहरण हैं? कीटों में पंख और पक्षी में पर, अभी हम लोगों ने देखा था, ये किसके उदाहरण है? एनालॉजी के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख किसका उदाहरण है? चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख ये एनालॉगस के उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो किसकी तीव्रता अधिक होगी? प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक अपवाहन, प्रसंस्करण या फिर स्थानांतरण, किसकी तीव्रता जो है वो अधिक होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि आनुवांशिक अपवाहन। यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो आनुवांशिक अपवाहन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट की तीव्रता जो है वो अधिक होती है। अब बात करें जीन अपवाहन या जेनेटिक अपवाहन है क्या, तो इसका मतलब आप समझिए, विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की भिन्नता के कारण जीव जातियों की छोटी छोटी आबादी में पीढ़ी दर पीढ़ी सारे एलील जीनों की आवृत्ति का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्रायः असंभव होता है। कुछ एलील जीनों के प्रसारण की संभावना कम और कुछ की अधिक होती है, इसे जीन अपवाहन कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? जीन अपवाहन कहा जाता है। जीन अपवाहन में कभी कभी हानिकारक एलील जीनों की आवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि आबादी के कई सदस्य समाप्त हो जाते हैं, अतः आबादी और भी छोटी हो जाती है और इसमें आनुवांशिक भिन्नताएं बहुत कम हो जाती हैं। कभी कभी महामारी, परभक्षण आदि कारणों से भी आबादी जो है वो छोटी हो जाती है और इसी को जीन अपवाहन कहा जाता है। आई होप जीन अपवाहन आप लोग को समझ में आ गया होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी कारणवश जनसंख्या जो है वो कम हो जाना, आबादी का कम हो जाना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें संचालित होता है? स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, आइसलैंड पॉपुलेशन या फिर मेंडेलियन जनसंख्या? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्मॉल पॉपुलेशन। कभी कभी जीन अपहरण यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट महामारी तथा परवच्चड़ के कारण भी होता है या प्रायः छोटी जनसंख्या में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पी तथा क्यू प्रभावी तथा अप्रभावी जीन की क्रमशः आवृत्ति है? कौन सा समीकरण हार्डी वीनबर्ग नियम के लिए उचित है? हार्डी वीनबर्ग नियम के लिए उचित समीकरण पूछा है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पी प्लस क्यू इक्वल टू वन। हार्डी वीनबर्ग नियम के लिए जो सर्वाधिक उचित समीकरण है वो पी प्लस क्यू इक्वल टू एन है, जहाँ पी तथा क्यू प्रभावी तथा अप्रभावी जीन की क्रमशः आवृत्ति दर्शाते हैं। अतः किसी आबादी के जीन पूल में एक जीन युगल ए को एक माना जाता है और प्रभावी जीन ए और अप्रभावी जीन ए की आवृत्ति को क्रमशः पी और क्यू द्वारा दिखाया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समजात अंग है? आइज ऑफ मैन एंड आइज ऑफ स्क्विड, गिल्स ऑफ फिश, लंग्स ऑफ मैन, हैंड्स ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बर्ड्स, नन ऑफ दीज। समजात यानी होमोलॉगस पूछा है, जो संरचना और कार्य दोनों में ही सामान्य हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हैंड ऑफ मैन और विंग्स ऑफ बर्ड्स। ये समजात अंग आते हैं। ये मौलिक समानता होती है इसमें। विभिन्न जीव जातियों में वे अंग जिनमें की भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होने के कारण एक मौलिक समानता हो, उसी को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। चमगादड़ का आगे वाला पैर, व्हेल, सील जैसे स्तनधारियों के आगे वाले पैर, घोड़े का खुर, मानव का हाथ की अंगुलियां, ये सभी समजात अंग के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है हमारा जैव विकास के प्रमाण। अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए एक टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं। जैव विकास के प्रमाण यानी कि एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार कथन आपके सामने दिए हैं, पूछा है इनमें से कौन सा सही है। पहला है, अश्व का अग्रपाद और व्हेल के फिलिप्स अनुरूप संरचनाएं हैं, ये तो गलत हो गया। दूसरा है, अनुरूप अंग किसी समजात को इंगित नहीं करता है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एनालॉगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुरूप अंग विभिन्न जंतुओं के वे अंग हैं जो संरचना में भले ही भिन्न दिखते हो लेकिन उनका कार्य जो है वो एक समान होता है। ये अंग एक अभिसारी विकास से विकसित हुए हैं, यानी इन जानवरों के पूर्वज समान नहीं है लेकिन वे अब अन्य जानवरों के समान परिस्थिति क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कीड़े, चमगादड़, पक्षी के पंख जो बिना पंखों के पूर्वज से अलग होने के बाद भी अलग अलग प्रत्येक वंश में स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है अगला, मनुष्य में पूर्वजता यानी कि एटेविज्म का क्या मतलब है? एटेविज्म का मतलब पूछा है। पहला है लॉस ऑफ सम कैरेक्टर्स, अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, चेंज इन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर या फिर रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पैतृक गुणों का प्रकटन। मनुष्य में पूर्वजता का मतलब पैतृक गुणों का प्रकटन होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ये भी क्वेश्चन आपका जीआईसी में आया हुआ है। आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से ये चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आई होप इसी तरह आप लोग और अपने सभी रिश्तेदारों, सभी जानने, सभी दोस्तों में शेयर करते रहेंगे और अपने इस नॉलेज कॉर्नर परिवार को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पूर्वजता का क्या अर्थ है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पैतृक लक्षणों का प्रकटन ही मनुष्य में पूर्वजता का अर्थ होता है। मतलब जो लक्षण माता पिता में है वो उनके संतान में आ जाए, इसी को पूर्वजता यानी कि एटेविज्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? द एक्सटेंशन ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ। ऑप्शन है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन या फिर मैक्रो एवोल्यूशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी अपसारी विकास। अपसारी विकास है क्या? तो अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही समान पूर्वज के समूह विकसित होते हैं और अंतर जमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। अजैविक कारकों में परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में भिन्न विकास हो सकता है, जैसे कि पर्यावरणीय परिस्थिति में परिवर्तन या जब एक नया स्थान उपलब्ध हो जाता है तो इसमें अलग अलग विकास जो है देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों
जिसका कार्य स्पष्ट नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? जिनका कार्य स्पष्ट नहीं होता वो अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। वेस्टिजियल ऑर्गन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानव का अवशेषी अंग जो है वो इनका अपेंडिक्स होता है। इसके अलावा कर्णपिन्ना होता है, ठीक है, जिसका कोई कार्य ना हो। अगला, समजात को निर्देशित करता है। समजात को निर्देशित होमोलॉगस को आइडेंटिफाई कौन करता है? कॉमन एसेंट्री यानी समान पूर्वज परंपरा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोथ या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। समजात समान पूर्वज परंपरा और अपशारी विकास दोनों को निर्देशित करता है। होमोलॉजी यानी समजात का जो अर्थ होता है वे संरचना जो एक समान पूर्वज से निकलती है, ठीक है, इसे समजात कहा जाता है। वे अपनी भ्रूण विज्ञान, अनुवांशिकी और शारीरिक संरचना विज्ञान में समान है लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात ऑर्गन कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है यानी कि उसका यूज है विजडम टूथ, अपेंडिक्स, टेल बोन और बोन्स। तो बोन्स ये कभी अवशेषी अंग नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? ध्यान दीजिएगा, अभी पूछा था कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, अभी पूछा जा रहा है कौन सा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो अब कार्य नहीं करते हैं, तो कर्णपिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर ये तो है अवशेषी अंग। कॉक्सिक्स ये भी है, वर्मीफॉर अपेंडिक्स ये भी है। ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो है मनुष्यों में अवशेषी अंग का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म संग्रहित है, जीवाश्म संग्रहित किसमें होते हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री रॉक। जीवाश्म जो है ये सेडिमेंट्री रॉक में संरक्षित रहते हैं। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीव के परिरक्षित अवशेष उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। और ये किसमें सुरक्षित पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक विचलन केवल होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली इन, किसमें होता है? स्मॉलर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन या फिर आइसलैंड पॉपुलेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये स्मॉलर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिवल राइट ने, एक साइंटिस्ट थे सिवल राइट, अगर स्पेलिंग लिख दें SEWALL, सिवल, WRITE, सिवल राइट नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट नामक शब्द दिया था। या जीन आवृत्ति में यादृच्छिक उतार चढ़ाव है जो छोटी आबादी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, जल में रहने वाले स्तनधारी में, जल में रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनकी विशेषता पूछा है। फेफड़ा आकार में छोटे होते हैं, फेफड़े आकार में बड़े होते हैं, हृदय आकार में छोटा होता है, हृदय आकार में बड़ा होता है। जल में रह रहे हैं, हृदय से तो कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ फेफड़े के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो जल में रहेंगे तो उनके जो फेफड़े होंगे वो आकार में छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि वो फेफड़े से सांस नहीं लेते हैं, वो जो श्वास लेते हैं वो गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। GIC बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंक्लूड किए गए। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। LT ग्रेड बायोलॉजी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? पहला, वर्मीफॉर अपेंडिक्स, मैंने बहुत बार आपको बताया ये अवशेषी अंग का कार्य करता है। पेलिका सेमिलूनर यानी चंद्रार्थ वलन ये भी अवशेषी अंग है। ईयर मसल्स ये भी है। जो नहीं है वो एपिग्लॉटिस है, ये नहीं है। एपिग्लॉटिस मानव के गले में पाई जाती है या अवशेषी अंग नहीं है, ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, अनुरूप अंग विकसित होने का कारण क्या है? एनालॉगस अंग विकसित होने का क्या कारण है? अभिसारी विकास, अपसारी विकास, समानांतर विकास या प्रगतिशील विकास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन समजात अंगों से के विपरीत ऐसे अंग जो होते तो हैं बहुत विभिन्न प्रकार के जीवों में परंतु समान कार्य के लिए उपयोगी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है और ये जो है अभिसारी विकास के द्वारा विकसित होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? पहला है अकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन।
occurrence of analogous and vestigial organ, occurrence of homologous and analogous organ, occurrence of analogous organ only। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, occurrence of homologous and analogous organ। सजातीय तथा समरूपीय अंगों की उपस्थिति, समजातता यानी होमोलॉगस और समरूपता यानी एनालॉगस जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है? यही होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस क्या है? तो मौलिक समानता वाले अंगों की समजात अंग कहते हैं और इन्हीं की समानता को समजातता कहा जाता है। ठीक है। एनालॉगस क्या है? तो समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग जो होते तो हैं बहुत विभिन्न प्रकार के जीवों में, परंतु समान कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें समरूप अंग कहा जाता है। ठीक है, यानी एनालॉगस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा जैव विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। इसको ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हम आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने का प्रयास करते रहेंगे। आप भी हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, बस 0.08 सेकंड का टाइम निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। थैंक यू।